चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है हमारा 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका इंट्रोडक्शन एक क्लास हुआ था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, आप उसको पहले देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि उसमें बस इतना बताया गया था कि भाई क्या क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में और क्यों पढ़ना है। फिर भी अगर आप उसको देखे रहिएगा तो ये सब अभी जो मेन कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ बताया गया था पहले थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ के बारे में, तो यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे नाम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, 9th क्लास का फर्स्ट इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है आज। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लैंड। अब ये लैंड अचानक से कहाँ से आ गया इस लेक्चर में? तो जो पहला लेक्चर था उसमें हम आपको बताए थे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें थी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें थी। कौन कौन? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो अब इसी चीज़ को हम एक एक करके देखेंगे कि लैंड का क्या है, लेबर का क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है इसमें, फिजिकल कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है और ह्यूमन कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्लियर है। तो चलिए लैंड को देख लेते हैं। लैंड क्या है इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लैंड तो सब लोग जानते हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं है। जिस ज़मीन को आप समझ रहे हैं उसी ज़मीन की चर्चा की जा रही है यहाँ पे। लैंड का मतलब समझ रहे हैं ना, हिंदी में भूमि, ज़मीन, उसी की चर्चा की जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेस एलोंग विद सच एज फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स। सारे नेचुरल रिसोर्सेस एलोंग विथ क्या, फॉरेस्ट, वाटर और मिनरल्स को मिला करके हम लैंड की चर्चा करते हैं। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लैंड के बारे में 1-2 लाइन जान लेंगे, लेबर के बारे में जान लेंगे, फिजिकल कैपिटल के बारे में जान लेंगे और ह्यूमन कैपिटल के बारे में जान लेंगे। चारों के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम। तो लैंड का तो आप समझ गए, नेचुरल रिसोर्सेज एलोंग विद नेचुरल रिसोर्सेज एलोंग विद सच एज फॉरेस्ट, वाटर और मिनरल्स। कुछ लोग कहेगा सर लैंड में फॉरेस्ट क्यों आएगा? फॉरेस्ट लैंड में ही आएगा, फॉरेस्ट इससे एसोसिएटेड है ना। कहाँ जंगल लग जाता है लैंड में? पानी कहाँ रहता है? हवा में उड़ता हुआ थोड़ी रहता है, लैंड पे है। मिनरल्स कहाँ पाया जाता है? लैंड के इसमें है। तो ठीक है, तो ये सारा चीज किस में आएगा? लैंड में आएगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा लेबर। अब चीज लेबर देखो, लेबर में क्या है कि लेबर में 2 कैटेगरी में हम बांट दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। ठीक है, अब ये क्या चीज है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड क्या है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड क्या है? तो ये जो है ये एक तरह से हम इसको 4 कैटेगरी कह सकते हैं। ठीक है, एक हो गया स्किल्ड, दूसरा अनस्किल्ड, तीसरा एजुकेटेड और चौथा अनएजुकेटेड। तो देखो ये क्या है ना, काम पे डिपेंड करता है भाई। काम आपको, लेबर का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी भी काम करने के लिए जो आदमी चाहिए होता है, जो मैन पावर चाहिए होता है, वो लेबर है। तो अब उसमें किस तरह का लेबर आपको चाहिए? स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, एजुकेटेड चाहिए और अनएजुकेटेड चाहिए। ये डिपेंड करेगा किस चीज पर? काम पे, कि उनको काम कैसा दिया गया है। अब मान लो किसी को बोरा उतारना है, तो अगर किसी को गाड़ी पर से बोरा उतारना है, बोरा ढोना है, तो उसको पीएचडी किए हुए जरूरी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसको बस ये पता होना चाहिए भाई बोरा मेरे को उठाना है, देह हाथ से मजबूत होगा, बोरा उठा के ला कर रख देगा। क्लियर है। अब अगर किसी को उसी बोरे के गाड़ी को जिसको चलाना है तो चलाने आना चाहिए, इट मीन्स दैट उसको स्किल्ड होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए उसमें, गाड़ी चलाने का स्किल होना चाहिए उसमें, तब जाकर के वो चला पाएगा। तो समझ रहे हैं ना, स्किल्ड और अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। अब देखो मान लो किसी का ऑफिस वर्क है, तो वहां अब सपोज मान लीजिए आप हमारा ही बात कीजिए, हमको इकोनॉमिक्स का कुछ थोड़ा बहुत पता है, हमको पता है तो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। अगर जिस बंदे को इकोनॉमिक्स का कुछ पता ही नहीं है, उसको आप ला करके खड़ा कर दीजिए कि आप जरा इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, क्या पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो उनको कहा जाएगा कि भाई इनकी एजुकेशन क्या है, इकोनॉमिक्स की एजुकेशन इनके पास नहीं है। ठीक, अब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड आप समझ रहे हैं। इसका मतलब सिंपल ये समझिए कि काम कैसा है ये बताएगा कि उसको किस तरह का लेबर चाहिए। यहां लिख दिए हम, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वर्क। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है? वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज
एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन मतलब जब आप प्रोडक्शन करने जाते हैं तो उसके हर स्टेज पर आपको किस तरह का इनपुट चाहिए होता है, दैट इज फिजिकल कैपिटल, दैट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आपको हम स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि फिजिकल कैपिटल का सीधा मतलब आप ये समझ सकते हैं पैसा, पूंजी से समझ सकते हैं। तो भाई उसको भी क्या किया गया है, दो भाग में बांट दिया गया है, देख रहे होंगे आप, दो भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब दो चीज समझो भाई, पहले हम छोटा सा इसमें आपको बताते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। फिक्स्ड कैपिटल का ये मतलब आप समझिए कि मान लो हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करने के समय हमको कुछ ऐसा चीज चाहिए होगा जो बिजनेस जब तक चलेगी तब तक उसकी जरूरत होगी मेरे को, और वो बिल्कुल स्टार्टिंग से चाहिए होगा, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसी वक्त से चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या है, आपने फिक्स लगा लिया और उसके बाद जब उस बिजनेस में आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो उस प्रोडक्शन को रन करवाने के लिए जो कैपिटल चाहिए होगा, जो पूंजी चाहिए होगा, दैट इज वर्किंग कैपिटल। आप ऐसा नहीं समझे होंगे कि एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। मान लीजिए आपका कपड़ा बनाने का धंधा है, मान लीजिए आप बहुत बड़े लेवल पे कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा बनाते हैं तो कपड़ा बनाने के लिए कोई जगह चाहिए होगा आपको, ध्यान से सोचिए, कोई जगह चाहिए होगा। तो जगह चाहिए होगा का क्या मतलब है, आप कोई बिल्डिंग लेंगे, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक, क्लियर है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, बिल्डिंग ले लिए, फिर क्या करेंगे, क्या बिल्डिंग कपड़ा बना देगा, नहीं जी, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगा कि नहीं होगा, तो मशीन चाहिए होगा तो आप मशीन लेंगे, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, क्लियर है। अब देखो हमने लिख भी दिया है यहां पे टूल्स मशीन बिल्डिंग्स, टूल्स मशीन बिल्डिंग, और वर्किंग कैपिटल में क्या चाहिए होगा। अब देखो बाबू, तुम क्या कर रहे हो, बिल्डिंग ले लिए, मशीन ले लिए, बिल्डिंग ले लिए और मशीन ले लिए, तुम्हारा धंधा किस चीज का, कपड़ा बनाने का। अब धंधा जब हमारा कपड़ा बनाने का है तो हम क्या करेंगे, कपड़ा बनाएंगे। तो कपड़ा क्या मशीन अब ऑटोमेटिक बना देगा या बिल्डिंग ऑटोमेटिक बना देगा, नहीं, डेली आप कपड़ा बनाएंगे तो डेली आपको धागा चाहिए होगा, डेली आपको कॉटन चाहिए होंगे, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल। तो देखिए वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, और कुछ पैसा चाहिए होगा ना हाथ में। अब कहो पैसा क्यों चाहिए होगा, वो जो लेबर आएगा आपका कपड़ा का पूरा गठरी उठा के ला के रखेगा, ले जाएगा, या मान लो कपड़े की रंगाई होगी, धुलाई होगी, तो वो जो आदमी सब करेगा पैसा खोजेगा कि नहीं खोजेगा, वो तो डेली खोजेगा, उसको आपको डेली देना होगा। इट मीन्स दैट प्रोडक्शन जब रन कर रहा है उस समय जो जरूरत हमको होगी, उस पूंजी, उस समय जिस पूंजी की जरूरत होगी, उस समय जिस कैपिटल की जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। और जो हमको हमेशा चाहिए, मतलब स्टार्ट करने से लेके एंड करने तक जो भी एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, हमको चाहिए होगा, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। अब उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने थे, चार। पहला क्या, पहला क्या, लैंड, बता दिए हम कि लैंड में कौन कौन आएगा, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर और लैंड, सारा कुछ लैंड के अंदर में आएगा। लेबर में हमने आपको बता दिया स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। उसके बाद अभी फिजिकल कैपिटल में हमने आपको बताया वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। अब है ह्यूमन कैपिटल। देखो ह्यूमन कैपिटल, the knowledge and enterprises required by human beings, that is called as human capital। इसको सीधा ऐसे समझो ना, तुम्हारे पास आदमी है, उसको योग्य बना रहे हो, एक पार्टिकुलर काम के लिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसको योग्य बना रहे हो, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल, क्लियर है। एक छोटा सा व्यू हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। अब ये जो चारों आप पढ़े हो ना, ये क्या है, ये चारों अभी तक जो हम लोग पढ़े ये क्या है, जो भी बच्चा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा कि ये क्या है। इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल एग्जाम में, सीधा सवाल रहेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्लीज एक्सप्लेन। क्लियर है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर। अब देखो पालमपुर में फार्मिंग की चर्चा क्यों की जा रही है। देखिए ऐसा है ना कि जैसे ही आप किसी भी गांव का चर्चा करते हैं, किसी भी ग्रामीण इलाके का चर्चा करते हैं, तो सबसे पहला काम वहां कौन सा होता है, फार्मिंग।
तो आपका ये चैप्टर आपको पालमपुर के बारे में बता रहा है। तो जैसे ही आप पालमपुर एक गांव की चर्चा हो रही है, सीधा लिखा है वो, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर पालमपुर टाउन होगा तो क्या करेंगे, अरे नहीं हो सकता है, उसने सपने में देखा है कि पालमपुर गांव है, तभी तो चैप्टर का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। क्लियर है ना। तो चलिए, फार्मिंग इन पालमपुर मतलब पालमपुर में खेती बाड़ी कैसे हो रही है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ लैंड एज रिसोर्सेस, लिमिटेशंस ऑफ लैंड एज रिसोर्सेस, लैंड इज फिक्स्ड। देखिए, हाँ, लैंड जो है हमारे पास क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। पहले लेक्चर में इसका बहुत अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि लैंड फिक्स्ड है, और उसका हम उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है कि भाई फिक्स लैंड पे हम प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो ठीक है, अब आप जबरदस्ती मान लो एक बच्चा 5 घंटा पढ़ सकता है या 6 घंटा पढ़ सकता है। अब अगर जबरदस्ती उसके पास आप कहे कि नहीं तुम 18 घंटा पढ़ो, तो 1 दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, 5 दिन पढ़ेगा, छठे दिन चला जाएगा रांची। स्थिति तो हो ही जाएगी ना। तो वही चीज है, इस कॉन्सेप्ट में आपको बताने का यही कोशिश किया जाएगा। दिख रहा है ना, लिखा हुआ है लिमिटेशंस ऑफ लैंड एज अ रिसोर्सेस। लिमिटेशंस क्या है, इसकी खराबी क्या है, तो भाई लिमिटेशंस यही है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस यही है लैंड का कि ये क्या है, फिक्स है। अगर ये फिक्स नहीं होता हमको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये फिक्स है। ये किस चीज का लिमिटेशन है, लैंड का। आपको पूछेगा कि लैंड का लिमिटेशन क्या है एज अ रिसोर्सेज, तो क्या है, लैंड इज फिक्स, यही इसका लिमिटेशन है। ठीक, चलिए, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग जो था वो क्या था, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी था। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई रास्ता है, क्या कोई रास्ता है जिससे एक ही लैंड से, देखिए, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई रास्ता है कि कोई भी बंदा जो है वो एक ही जमीन से कुछ ज़्यादा चीज़ उपजा सके। मतलब हम लोग यहाँ क्या होता था, पहले की खेती ऐसी होती थी कि साल भर में हम कोई एक फसल उपजाते थे, उसके बाद चला आया। आप गांव देहात में देखते होंगे, जिनका जमीन होगा वो देखते होंगे, इस चीज़ को गौर करते होंगे। पहले ऐसा होता था कि एक साल में 2-3 महीने खेती हो गई, बाकी दिन वो पड़ती पड़ा रहता था जमीन। उसके बाद क्या हुआ कि चलो 2 फसल होना शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि 3 फसल होना शुरू हो गया। अब तो हालत ये है कि हम मिट्टी को चैन नहीं देते हैं, एक कटता नहीं है, दूसरे का व्यवस्था कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। लैंड हमारे पास फिक्स्ड है, उसी से प्रोडक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो कह रहा है, देखिए इस पॉइंट को देखेंगे आप, इसको, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यस, ये कह रहा है कि क्या कोई एक ही लैंड से ज्यादा चीजों को उपजा सकता है, तो हाँ उपजा सकता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज वैकेंट। ये कह रहा है कि पालमपुर में जितना भी जमीन है वो सारा क्या है, कल्टीवेटेड है, सारे पे खेती हो रही है, वैकेट कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ कोई नहीं है। ठीक, अब ये किस चीज को शो कर रहा है कि भाई खाली पड़ा हुआ कोई नहीं है। इसका ये मतलब ये है कि लैंड जो फिक्स्ड लैंड है उससे प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं लोग, जो है वो मतलब हाई लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब उसमें से कोई भी लैंड को हम आराम नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल उसको उससे प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी, अब क्या होता है वहां खाली कैसे नहीं है आप समझिए। वहां के किसान क्या करते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम होता है तो वो लोग खरीफ फसल वहां लगाते हैं। खरीफ फसल का है क्या एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ज्वार एंड बाजरा। हमने आपको इसलिए ऐसे कर दिया है कि अगर कोई एग्जाम के समय इसको 15 मिनट भी देख लोगे तो ये हमारा चैलेंज है कि आपका चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैंने बहुत छोटे से लैंग्वेज में आपका पूरा बुक लिख रखा है, यहाँ पे पूरा चैप्टर लिख रखा है। ठीक है ना। तो देखो, ड्यूरिंग द रेनी सीजन कौन सा क्रॉप, अब आपको एग्जांपल ये पूछ देता है कि रेनी सीजन में कौन सा क्रॉप होता है, खरीफ, रबी या कैश क्रॉप, तो आप क्या लिखेंगे, खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप का एग्जांपल पूछ दे सकता है, तो ये भी हमने दे रखा है आपको, कौन सा, ज्वार और बाजरा। ठीक है, अब देखो खरीफ क्रॉप का वो लोग करते क्या हैं, खुद भी खाने के काम में लाते थे और जानवरों को भी खिलाते थे। जैसे मान लो ज्वार बाजरा, तो उसका फल जो हुआ वो खुद रख लिए और उसका जो डंठल वगैरह हुआ उसको काट के जानवरों को खिला रहे थे। कहाँ, पालमपुर में। दूसरा, ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या कर रहे हैं, खरीफ क्रॉप उपजा रहे हैं। अक्टूबर टू दिसंबर में क्या कर रहे हैं, पोटैटो प्रोडक्शन कर रहे हैं। और विंटर में, विंटर मतलब दिसंबर टू
मार्च मान लो, दिसंबर टू अप्रैल मान लो रबी। रबी जिसमें आप समझ रहे हैं ना, गेहूं, फिर आपको दलहन वगैरह का उस समय खेती करते हैं लोग, मसूर हो गया या और भी कोई दलहन हो गया, या सरसों वगैरह की खेती करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि किस सीजन में कौन सा फसल होता है। क्लियर है? अब सीधा आप ये समझिए कि आपको ये समझाने का कोशिश किया गया है कि किस सीजन में कौन सा फसल होता है। पालमपुर तो एक बहाना है, लेकिन आपको बस किसी भी तरह से इस चैप्टर को आपके दिमाग में डालना है। पालमपुर एक इमेजिनरी गांव है, ठीक है ना, सपनों का गांव है वो, जहां सब कुछ अवेलेबल है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है कि रेनी सीजन में क्या होता है, तो खरीफ क्रॉप, विंटर सीजन में क्या होता है, रबी क्रॉप्स, ठीक है। और रेनी और विंटर के बीच में यहाँ जो अक्टूबर टू दिसंबर का महीना है उसमें पोटैटो वगैरह लगाते थे। तो ये कहा है कि पालमपुर के लोग ऐसा करते थे, तो पालमपुर के लोग ही नहीं, जनरली ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सम लैंड आर इंगेज्ड इन शुगर केन कल्टीवेशन। अब देखो, इनके अलावा जो कुछ जमीन बचा हुआ था वो किस चीज में लगा हुआ था, शुगर केन कल्टीवेशन, मतलब वहां ईख समझते हैं ना, गन्ने की खेती होती थी। और इसको कहा जाता है, जो शुगर केन है ना, इसको कहा जाता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप, ठीक है। शुगर केन को, तंबाकू को, मतलब टोबैको के फसल को, इन सबको कैश क्रॉप कहा जाता है। कैश क्रॉप का मतलब आप समझ रहे हैं, तुरंत पैसा। अगर मान लो किसी ने इतना शुगर केन उपजाया है, वो रख के क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। या तो मार्केट में बेचेगा, या तो उसका मीठा चीनी बना के बेचेगा, लेकिन बेचेगा, रख के क्या करेगा। लेकिन खरीफ, बाजरा, वीट वगैरह तो लोग रख के खाते पीते हैं। चलिए, क्लियर है? यहां तक अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब देखो, एक चीज बताओ, बार बार ये चर्चा हो रहा है कि हमारे पास लैंड क्या है, फिक्स है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लैंड फिक्स्ड है, तो एक चीज तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, हम लोग प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे, हम लोग प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे। 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। पहला क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग, दोनों में अंतर हम ऐसे एक एक करके नहीं समझाएंगे। यहां आपको दो नजर आ रहा होगा ना, मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो इन दोनों को हम एक साथ समझाएंगे, ठीक है। इन दोनों को हम एक साथ समझाएंगे कि होता क्या है। देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है। मल्टीपल क्रॉपिंग वो चीज है कि मान लो एक हमारा लैंड का टुकड़ा था, हमारे पास एक लैंड का टुकड़ा है, ठीक। अब ये लैंड का टुकड़ा था, तो मल्टीपल क्रॉपिंग का ये मतलब है कि एक साल में, पहले हम बार बार आपसे चर्चा कर रहे थे ना कि पहले क्या करते थे कि एक साल में एक फसल लगाए, एक साल में एक फसल लगाए, फिर उसको क्या कर लिए, काट लिए, और काटने के बाद फिर इस लैंड को क्या छोड़ देते थे, इस लैंड को हम फिर से खाली छोड़ देते थे पूरे साल। तो इससे तो प्रोडक्शन हमको उतना ही दिन का मिलता था, एक ही फसल का मिलता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, फसल लगाए, ठीक, इसको काटे, इसको काट के हटा लिए, और फिर तुरंत दूसरा फसल लगा दिए, फिर तुरंत दूसरा फसल लगा दिए। ये हो गया आपका मल्टीपल क्रॉपिंग, ये हो गया आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। ऐसे समझिए, एक साल के अंदर 2-3 फसलों को उपजा लेते हैं, उसी को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है इसको समझिए, ठीक। मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या मतलब है, मान लो ये एक लैंड का टुकड़ा है, मान लो ये जो है हमारे पास एक लैंड का टुकड़ा है, ठीक। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या मतलब है कि इसमें मान लीजिए हम सब्जी की खेती कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं। तो हम क्या किए, इतने में मान लो फूलगोभी लगा दिए, ठीक है ना, इसमें फूलगोभी लगा हुआ है, फिर यहाँ पे फूलगोभी लगा हुआ है, फिर यहाँ पे फूलगोभी लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ खेत है, जो क्यारी टाइप का पानी देने के लिए हम छोड़े हैं, उसमें भी कोई फसल लगा दे रहे हैं। जैसे फूलगोभी नहीं, मान के चलिए कि 1 मिनट,
ये आपका लैंड था, इसमें आप क्या कर रहे थे, इसमें आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पे पोटैटो लगाए इतने में, ठीक, फिर इतने वाले पार्ट में पोटैटो लगाए, इसमें पोटैटो है हमारा, इसमें पोटैटो है, ठीक है, और इधर इसमें पोटैटो है। क्लियर है ना? अब मान लो ये जो ग्रीन पार्ट्स आपको नजर आ रहा है ना, इसमें आपने पोटैटो लगा रखा है, इसमें आपने पोटैटो लगा रखा है, तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो खाली रह गया ना। तो क्या करता है किसान, इसमें अब फूल गोभी लगा दिया या खीरा लगा दिया, फूल गोभी लगा दिया या खीरा लगा दिया। तो अब देखो, एक ही साथ, एक ही खेत में, एक ही समय में एक से ज्यादा फसल उपजा ले रहा है कि नहीं उपजा ले रहा है? जवाब होगा आपका हाँ, ठीक है। ये कहलाता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है ना, ये कहलाता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग, मतलब एक साथ 2-3 फसलों को एक ही लैंड पे हम उपजा ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड। अच्छा, क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ इंक्रीज द प्रोडक्शन, हाउ इंक्रीज द प्रोडक्शन। देखो एक चीज और था बताना था, जो लोग हमारा रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा, ऐसे फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखो इस साइन का मतलब आप हमेशा इंक्रीज समझेंगे और इस साइन का मतलब आप डिक्रीज समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए साइन दिया हुआ ना ये वाला, इसका मतलब आप इंक्रीज समझिएगा, ठीक। चलिए, हाउ इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो एक चीज था आप इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन को किस थ्रू, किसके थ्रू, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब क्या है बता दिए हम, मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक साथ एक से ज्यादा फसल उपजाना, बता दिए हैं ये वाला मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, इरिगेशन को बेहतर करके भी आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते। देखो पहले क्या होता था, इरिगेशन की सुविधा नहीं होती थी भाई, जो फसल बारिश के मौसम में होगा तो बारिश होगा तभी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर बारिश नहीं हुई तो समझो वो फसल नहीं होगा, या वो फसल तभी लगाया जाएगा, मतलब बारिश के मौसम में ही लगाया जाएगा, उसके अलावा कभी नहीं होगा। और अभी क्या है, हमने इरिगेशन को क्या कर दिया, यहां पहले पढ़ लीजिए इसको, मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन का मतलब क्या है, मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन मतलब पहले क्या था कि हम लोग पूरी तरह से क्या थे, इरिगेशन के लिए रेन पे डिपेंडेंट थे। अब अगर अपना सुविधा कुछ हम अरेंज करते हैं, कुछ फैसिलिटी अरेंज करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा फसल उपजा सकते हैं। और उस फैसिलिटी में क्या अरेंज करते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, इटीसी। अब तो बोरवेल वगैरह हो गया, ठीक है ना, एक ये हो गया। उसके बाद इसको और अच्छा कैसे कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी दे करके। फार्मिंग इन पालमपुर गॉट बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। देखो वहां का पालमपुर में क्या था, खेती बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आप अभी तक देख ही रहे होंगे कि पालमपुर एक ऐसा गांव है, सपना का है ना जी, सपना में तो सब कुछ सही मिलता है ना। क्या एक लड़की जब भी सपना देखती है, कोई मजदूर को देखती है, हमेशा देखेगी मेरे सपनों का मतलब वो राजकुमार। और एक लड़का हमेशा सपना देखेगा तो क्या देखेगा, मेरे सपनों की वो रानी। कभी नौकरानी नहीं देखेगा, रानी ही देखेगा। लड़की हमेशा राजकुमार। तो उसी तरह से ये सपना देखा गया है ना पालमपुर का, तो यहां सब कुछ कैसे, राजकुमार मतलब उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, रानी मतलब उसके पास सब कुछ अवेलेबल है। उसी तरह से पालमपुर एक ऐसा गांव का एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया गया है, जो कि क्या है, तो ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया होगा कि पालमपुर का एग्जाम्पल देकर के क्यों आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए, हमने मल्टीपल क्रॉपिंग देख लिया, मिक्स्ड क्रॉपिंग देख लिया, ये सब क्या देख रहे हैं हम, हाउ इंक्रीजेस द प्रोडक्शन। मल्टीपल देख लिए, मिक्स देख लिए। इरिगेशन भी हम लोग समझ गए कि अगर इरिगेशन की, कहने का ये मतलब है कि अगर इरिगेशन की सुविधा को अच्छा कर दिया जाए, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए, तो क्या होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब क्या है कि आप फार्मिंग करने के तरीकों को बदल दीजिए, तरीके को बदल दीजिए, ठीक है। अब उस तरीके में आप क्या बदल सकते हैं, देखो पहले क्या होता था, हम लोग पुराने सीड्स को यूज करते 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 उसी को, फिर उसकी क्या क्षमता घट जाती थी ना, तो प्रोडक्शन उससे उतना अच्छा नहीं हो पाता था। तो फिर क्या हुआ, HYV सीड्स यूज कीजिए। कौन सा सीड्स यूज कीजिए, HYV
भी सीड्स यूज कीजिए। HYV सीड्स का मतलब क्या हुआ, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। और मॉडर्न मशीनरी कहने का ये मतलब है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं इसमें। आप देख रहे हैं ना, पहले लोग हाथों से काटते थे, अभी देखते होंगे सब जगह थ्रेशर वगैरह चलता है, ट्रैक्टर वगैरह चलता है, एक से एक मशीन आ गया जो सीड भी डाल देगा, बाद में आपका फसल भी काट लेगा, उससे फिर थ्रेशिंग भी हो जाएगी, फिर वो उसका सारा काम मतलब मशीन कर रहा है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा इसमें मॉडर्न मशीनरी वगैरह का यूज़ करेंगे, क्या होगा, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा। तो देखो ये कहाँ से आया, ये चीज़ जो है वो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक। आप छोटा सा जानिए इसके बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन लेट 1960 प्रोडक्शन इंक्रीज बाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, इन लेट 1960s के लगभग जब 1960s खत्म हो रहा था, ये डिकेड जब खत्म हो रहा था, तो हमारे यहाँ एक ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था क्यों, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या किया गया था, इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया था कि भाई किसान जो है वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करे, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करे। टेक्नोलॉजी कहने का मतलब मशीन वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपके किस सवाल का जवाब है, ये है आपके इसका जवाब। इसका जवाब है हाउ इंक्रीज द प्रोडक्शन। इसका जवाब ये होगा कि आप एक मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग के थ्रू, इरिगेशन के थ्रू, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड के थ्रू, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि आपने कर लिया, आप ये कर रहे हैं, तो ये तो वही बात हो गई ना, हम पहले भी बोले थे कि मान लो कोई बच्चा अगर 5 घंटा पढ़ रहा है और ज़बरदस्ती उसको पानी पिला पिला के, दवाई खिला खिला के जगा रहे हैं कर, नहीं तुमको 18 घंटा पढ़ना ही है, कितना दिन बर्दाश्त करेगा, कभी ना कभी जवाब दे देगा उसका दिमाग, ठीक है। और जवाब ऐसा देगा कि फिर घर से काम नहीं चलेगा, उसको रांची भेजना पड़ेगा। इट मीन्स दैट क्या है, वो बेकार हो जाएगा। कहने का ये मतलब है वो बेकार हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विल द लैंड सस्टेन। कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस तरह से प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, इस तरह से अगर प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा, लैंड्स की वो कैपेसिटी रह पाएगी जो पहले थी। तो आपको सोच के क्या लगता है, बिल्कुल नहीं रह पाएगी। इसमें कुछ ज़्यादा चर्चा का विषय ही नहीं है, नहीं रह पाएगा। हालांकि जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। रिपोर्ट्स इंडिकेट्स दैट द मॉडर्न फार्मिंग ओवर यूज्ड और हास्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली आप जो मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है, लैंड या और भी जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं, काम से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और उनको हार्स कर रहे हैं। हार्स का मतलब क्या होता है, उनको मतलब गलत तरीके से उनको क्या करें, दबा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका क्या है, बुरा इफेक्ट पड़ेगा। निगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो वो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन ही था ना, इन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लाया गया था, जिसमें कह रहा था कि HYV सीड्स का यूज़ कीजिए, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कीजिए। तो भाई उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हुए, उसके निगेटिव इम्पैक्ट, एक तो पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, लेकिन निगेटिव इंपैक्ट क्या क्या हुआ वो समझ लीजिए थोड़ा। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू केमिकल यूज। अब देखो उसमें क्या हुआ, हम लोग जोर देने लगे किस चीज़ पे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करने लगे काफ़ी ज़्यादा। मतलब तो वो क्या होता है, केमिकल से बना होता है। तो केमिकल का यूज जो हम ज़्यादा करने लगे ना, इसकी वजह से क्या हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, खत्म होने लगी। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। हाँ देखिए, मान लो ये तुम्हारा वाटर टेबल था, मान लो यहाँ से हमको पानी मिल जाती थी, यहाँ से, ये आपका ज़मीन हो गया, ये आपका ज़मीन वाला इलाका हो गया, और यहाँ से आप पानी निकाल लेते थे। अब एक बात बताओ, जब सिर्फ बारिश का पानी ज़मीन पे आता था, अभी क्या हुआ, हम हर जगह पे छेद कर करके पानी यहाँ से खींच रहे हैं। तो ये जो टेबल है ना, पानी का मात्रा यहाँ कमेगा नहीं, जो कमेगा ज़मीन में, आने वाले समय में पानी का मात्रा कहाँ चला आएगा, इतना में आ जाएगा या आप गया। तो क्या हो गया, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब भूमिगत जल। वाटर टेबल का मतलब, कहने का मतलब है भूमिगत जल, जो पीने योग्य जल था जमीन के अंदर, उसका क्या हो गया, डिप्लेशन हुआ। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपने मिट्टी के साथ खेलना शुरू कर दिया, ये है ना, सॉइल फर्टिलिटी लूज हो गया, तो ये तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डिप्लेशन है ही। और पॉल्यूशन इंक्रीज कर गया। आप नया टेक्नोलॉजी लेके आए, ठीक है, नया टेक्नोलॉजी लेके आए, तो को क्या मतलब है, जैसे आप ट्रैक्टर ले आए, तो ट्रैक्टर ठीक है, आपका खेत
तो अच्छे से या जल्दी जुताई हो जा रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है उससे या नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। और ये जो पॉइंट है ना, आपको निगेटिव इम्पैक्ट लिखने के लिए आएगा तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था ना कि स्मॉल फार्मर्स जो थे वो मार खाते चले गए। क्यों स्मॉल फार्मर्स मार खाते चले गए भाई? उनके पास पैसा कहाँ था इतना कि वो हाई टेक्नोलॉजी को ये कर पाएंगे, इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। वो तो जो भी था वो बिग बड़े बड़े फार्मर्स ही कर पा रहे थे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो देखो ये कह रहा है कि जो पालमपुर के फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हमने फर्स्ट क्लास में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि वहाँ आपको याद होगा अगर वो डाटा, तो 450 पूरे फैमिली थे, जिसमें 80 परिवार कैसा था, अपर कास्ट थे, जिनके पास जमीन का बहुत ज़्यादा पार्ट था, और बाकी 1/3 जो थे वो एससी थे, जिनके पास जमीन का कुछ भी नहीं था, और बीच वाले के पास कुछ था। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर फार्मिंग। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग। ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर फार्मिंग करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं। कौन सा है? लैंड है। ठीक। नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। इसका मतलब है कि पालमपुर में जितने लोग हैं वो सारे लोग जो हैं वो कल्टीवेशन में ही इंगेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना जमीन ही नहीं है, और लोग इसके अलावा भी दूसरे काम कर रहे हैं। ठीक है। नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मान लो टोटल पालमपुर में इतना जमीन है तो और इतना पॉपुलेशन है। ठीक है। तो सबके पास कितना कितना जमीन है, सबके पास किस तरह का जमीन है। देखो तो कुछ फैमिली हैं जिनके पास ये कट का मतलब ये वाला का मतलब आप समझ रहे होंगे। देखिए ये है ना, ये साइन, इसका मतलब कुछ फैमिली ऐसी है जिसके पास जमीन है ही नहीं, कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनके पास थोड़ा मोड़ा जमीन है, और कुछ फैमिली ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन है। ये देख लीजिए। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे। कुछ फैमिली ऐसी है जिसके पास जमीन है ही नहीं, कुछ फैमिली ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत जमीन है, और कुछ फैमिली ऐसी है जिसके पास बहुत जमीन है। ये कहाँ की सिचुएशन है? सिचुएशन ऑफ पालमपुर। चलिए नेक्स्ट है आपका अ स्टोरी ऑफ गोबिन। अब क्या है, अ स्टोरी ऑफ गोबिन जो है वो यहाँ हमने लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा। पढ़ लीजिएगा क्या मतलब है, हम आपको बताया ना कि इसमें हम कुछ भी अपने मर्जी से नहीं लिए हैं, सारा कुछ आपके बुक से लिया गया है। तो आप एनसीईआरटी बुक में जाइएगा, एक गोविंद का स्टोरी दिया हुआ है। ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें से क्वेश्चन हालांकि वहाँ से नहीं आता है, लेकिन कभी कभार कुछ बहुत चलिए हम ही बता देते हैं। ठीक। अब पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि इसको हम पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बताया गया है। अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है गोविंद एक आदमी है जिसके ऊपर इफेक्ट बताया गया है अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर है? अब चलो इसको देख लेते हैं। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectare or largely unirrigated land. With the help of his three sons, Govind cultivated the land through they didn't live comfortably. The family managed to feed itself with the extra income, but from one buffalo that the family possessed. बात क्या कह रहा है? अभी देखो, गोविंद एक आदमी है, एक छोटा सा फार्मर है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन था। उसी ज़मीन पे वो अपने तीन, देखिए अनइरिगेटेड लिख रहा है, अनइरिगेटेड का मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छा सिंचाई का व्यवस्था नहीं था उस पर। ठीक। अपना 3 बेटा के साथ उस पर क्या करता था, वो काम करता था, और तीनों को क्या वहीं और पूरा परिवार का भरण पोषण वहीं से चलता था। ठीक है। मेन उसका कमाई का जरिया ये जमीन ही था। इसके अलावा उसके पास एक बफेलो था, दैट द फैमिली पोसेस्ड। एक बफेलो था, उसके पास भैंस समझते हैं ना, एक भैंस भी रखे हुए था गोविंद। Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look the additional work during part of the year. देखिए कहने का ये मतलब है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए
मान लीजिए ये एक जमीन का टुकड़ा था, ये एक जमीन का टुकड़ा था, किसके पास था? गोविंद के पास था। कौन है गोविंद? एक छोटा सा किसान है जिसके पास 2 कितना था जी, 25 है, 2.25 हेक्टेयर जमीन था उसके पास। उसका 3 बेटा था कुछ, और गोविंद जो एक भैंस भी रखे हुए था। कुछ समय बाद क्या होता है कि गोविंद का डेथ हो जाता है, और वो जो जमीन था ना, वो आपको बता रखा है कि अनइरिगेटेड था, मतलब सिंचाई की अच्छी खासी व्यवस्था नहीं थी। तो जब गोविंद मर जाता है तो ये तीनों बेटा क्या करते हैं, आपस में इस लैंड को डिवाइड कर लेते हैं, और सारे को पड़ जाता है कितना, 0.75 तीनों को पड़ जाता है, और उनकी फैमिली बढ़ती है। तो अब क्या हो रहा था, इस जमीन में वो सारे तरह से अगर प्रोडक्शन कर भी ले रहे थे, फिर भी ये क्या हो रहा था, सफिशिएंट नहीं था उनके भरण पोषण के लिए। तो उनको साल में, ऐसा बताना चाह रहा है इस कहानी के, इस स्टोरी के माध्यम से, कि साल में उनको खेती के अलावा और भी दूसरा काम करना पड़ जाता था। क्यों? अपने घर को चलाने के लिए, और अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए दूसरा काम भी करना पड़ जाता था। क्योंकि अगर वो काम वो नहीं करेंगे तो ये जो खेती है ना 0.75 हेक्टेयर, इससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि इनका घर परिवार चल सके। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर। अच्छा, एक बात और, आप जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दे रहा हूं कि ये क्या है, सेकंड लेक्चर है। ठीक है ना, ये सेकंड लेक्चर है। तो इसका फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।